हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग विज्ञान कक्षा 9 का चैप्टर 11 पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि है गति। इस चैप्टर का नाम क्या है? गति या मोशन। आज इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें जल्दी से और लाइक बटन दबा दें। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है फिर भी हम लोग इस चैप्टर में क्वेश्चंस के माध्यम से सभी कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ये रहा कि एक वस्तु के, देखिए ध्यान से, क्या है? एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है। ठीक है, ये देखना है। एक वस्तु ने कुछ दूरी तय की है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? तो पूछ रहा है कि क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण देकर समझाएं। तो आपको विस्थापन के बारे में कुछ पॉइंट बताते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो विस्थापन होता है उसका मान क्या होता है? विस्थापन का मान कितना हो सकता है? शून्य हो सकता है। ठीक है, विस्थापन का मान हमने पढ़ा था शून्य, ऋणात्मक, ऋणात्मक को अंग्रेजी में निगेटिव कहते हैं, या फिर धनात्मक हो सकता है, यानी तीनों हो सकते हैं। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब कब धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक, या कब शून्य होता है, इसको देखते हैं। तो विस्थापन के बारे में ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि विस्थापन का मान शून्य भी हो सकता है। तो हमारा आंसर है कि विस्थापन का मान शून्य हो सकता है। अब देखिए विस्थापन की परिभाषा क्या कहती है। अगर ये आपको क्लियर है तो आप आंसर अब तक आपका हो चुका होगा। विस्थापन क्या कहता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई आदमी ए बिंदु से चलना शुरू करता है, बी पे पहुंचता है, बी के बाद सी पे पहुंचता है, और सी के बाद डी पे पहुंचता है, और डी से पुनः ए पे आ जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं? उसका प्रारंभिक बिंदु कौन सा था? ए था। और जहां सब जगह घूमने के बाद भी वो कहाँ आ गया? फिर से ए पे आ गया। तो हम कहेंगे प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही है, अतः विस्थापन कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यही चीज यहाँ लिखी गई है। ठीक है, हाँ, इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। अब देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु जो है बिंदु ओ से चलकर बिंदु ए तक पहुंचती है, वापस बिंदु ओ पर ही आ जाती है। हमने देखो क्या किया, उसको 4 बार चलाया। उसने क्या किया? सिंपल यहां से यहां तक गया और फिर से लौट के यहीं पर आ गया, तो भी विस्थापन कितना होगा? शून्य। यानी कोई भी चीज अब अगर अपनी प्रारंभिक बिंदु पर ही लौट के आ जाती है तो उसका विस्थापन कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तब प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी कितनी होगी? अर्थात विस्थापन शून्य होगा। कब शून्य होगा? जब कोई वस्तु जहां से चलती है और घूम घाम के वापस वहीं पर आ जाती है, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी जो होगी वो कितनी होगी? शून्य होगी। तो इसलिए उसका विस्थापन भी शून्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और ये अच्छा न्यूमेरिकल है, विस्थापन पर ही आधारित है। देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसको सीखेंगे। एक किसान 10 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत, वर्ग समझते हैं? वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो? बराबर हो, उसको कहते हैं वर्ग। अब यहाँ चारों भुजाएं कितनी दी हैं? 10-10 की दी हैं। ठीक है, तो आप बताइए अगर कोई एक चक्कर लगाए तो कितना चलना होगा? एक चक्कर में कितना चलेगा? एक चक्कर में अगर चलना हो तो चारों भुजाएं कितने कितने की हैं? आप देखिए, पहली 10 चलेगा, दूसरी 10 चलेगा, तीसरी 10 चलेगा और चौथी 10 चलेगा। क्यों? क्योंकि चारों बराबर हैं। यानी एक चक्कर में वो कुल चलेगा कितना? 40 मीटर। यही तो चलेगा। 10 ये वाला, 10 ये वाला, 20, 10 नीचे 30 और 10 40। यानी वर्गाकार खेत का एक चक्कर में वो कितना चलता है? 40 मीटर। ठीक है, तो आप इसको, ये एक फॉर्मूला भी होता है जो खेत का परिमाप होता है, परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे 1 भुजा।
तो क्यों? क्योंकि चारों भुजाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहां से भी आप कितना 4 गुणा 10 रख के यानी कितना निकाल सकते हैं? 40 मीटर। तो यानी एक चक्कर में वो कितना चल रहा है? 40 मीटर चल रहा है। ठीक है, अब देखिए कितनी देर में चल रहा है, ये भी देखिए 40 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है। तो हम कह सकते हैं 40 सेकंड में एक चक्कर में कितना चला? 40 मीटर। तो ये बात हम कह सकते हैं कि 40 सेकंड में 40 मीटर चलता है। तो इससे आप बताइए, हम ये बात कह सकते हैं क्या कि एक सेकंड में 1 मीटर चलता होगा? ये भी हो सकता होगा ना, क्योंकि 40 सेकंड, देखिए 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता और एक चक्कर में उसने चला कितना है? 40 मीटर, यही तो चला था। तो हम 40 से 40 को देखें तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि एक सेकंड में 1 मीटर चलता होगा। ठीक है, अब यहां देखिए कितनी देर चला है? 2 मिनट 20 सेकंड का विस्थापन। कुल समय कितना लगा है? 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट और प्लस में 20 सेकंड। अब देखिए इनको सेकंड में ही बदल लीजिए। 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 120 और प्लस में ये 20, तो कितने हो गए? 140 सेकंड मिले। ठीक, ये बात समझिएगा। कुल कितनी देर चला? 140 सेकंड चला। अब 140 सेकंड में कितनी दूर चला होगा? तो बताइए, एक सेकंड में 1 मीटर चलता है, तो 140 सेकंड में कितना चला होगा? जाहिर सी बात है 140 सेकंड में भी 140 मीटर ही तो चला होगा। जब भाई कोई चीज एक सेकंड में 1 मीटर चलती है तो 140 सेकंड में कितना चलेगी? 140 मीटर चलेगी। ठीक है, तो देखिए आइए यही चीज हम आपको यहां दिखाते हैं। देखिए अब कितनी देर चला? हाँ, 140 सेकेंड में कितना चला? 140 मीटर। अब देखिए वो पूछ रहा है विस्थापन कहाँ पहुंचेगा। अब 140 मीटर टोटल हमारे पास है, तो देखिए एक चक्कर में वो कितना चलता है? 40 मीटर। ठीक है, तो यानी 140 है, फिर से एक सेकंड में कितना चला होगा? 40, और फिर से एक सेकंड में चला होगा 40, ये कितने हो गए? 120। अब जो बचा होगा वो कितना बचा होगा? 20। तो देखिए कितने चक्कर लगे? 3 चक्कर तो पूरे हो गए और चौथा चक्कर कितना है? आधा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 140 कुल दूरी है और उसका एक चक्कर में कितना चलता है? 40। तो देखिए कितना आएगा? 40 दिया 120 और बचा 20, पॉइंट लगाएंगे 0, 40 पंचे 200, यानी कितने चक्कर लगा रहा है? 3.5 चक्कर। ठीक है, कितने चक्कर आ रहे हैं? 3.5 चक्कर। 140 सेकंड में कितनी दूरी चला? 140 मीटर। और 140 मीटर में जो चक्कर निकल के आए वो कितने आए? 3.5 चक्कर। ठीक है, अब देखिए यहीं पे हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। कितने चक्कर निकल के आए हैं? 3.5 चक्कर। तो देखिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब देखिए चक्करों की कुल संख्या कितनी आई? 3.5। तो देखिए जो चक्कर आए कितने आए हैं? 3.5। अब बताइए विस्थापन में आपने पढ़ा है, विस्थापन में क्या पढ़ा है कि एक चक्कर का विस्थापन कितना होता है? विस्थापन एक चक्कर का कितना होगा? कितना होगा? 0। एक चक्कर का कितना होगा? 0। तो ऐसे ही 2 चक्कर का कितना होगा? 0। ऐसे ही 3 चक्कर का विस्थापन कितना होगा? 0। तो 3 चक्कर तक तो कोई विस्थापन नहीं आएगा, लेकिन जो चौथे चक्कर का विस्थापन है, अगर आप ऐसे यहां बना लें तो देखिए यहां से यहां तक, यही तो 3 चक्कर, मतलब 3 चक्कर तो यहीं पे पूरे होंगे आके। जो चौथा चक्कर है वो उसमें कहां पहुंचेगा? यहां से यहां। तो अगर अब आप इसको देखेंगे तो ये एक त्रिभुज जैसा बन रहा है, जिसकी 2 भुजाएं आपको पता हैं। ये भुजा कितनी है? 10, और ये भुजा भी कितनी है? 10, और ये इसका क्या है? कांड है। तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? कांड जो है, कांड का वर्ग बची हुई 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो देखिए इसी तरह तो करेंगे। 2 भुजाएं आपको कितनी दी हैं? 10 10 दी गई हैं।
तो इसको देखिए, दोनों भुजाएं कितनी है, तो 10 का वर्ग और प्लस 10 का वर्ग। तो यहां से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर करनी चढ़ जाएगी। तो देखिए जो कर्ण है वो अंडर रूट में 10 का वर्ग कितना आया, 100, और 100 तो कितना आया, अंडर रूट में 200। तो उसमें से 200 में से 10 का वर्ग 100 होता है वो बाहर चला गया और 2 अंडर रूट बच गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, 100 के गुणनखंड 200 के गुणनखंड ये लिख सकते हैं, जो चीज 2 बार होती है वो कर्ण से 1 बार बाहर चली जाती है और 2 अंडर रूट बच जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। उम्मीद करते होंगे आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, बहुत सरल तरीके से हम लोगों ने देखा था कि उसका परिमाप कितना निकला था, 40 निकला था। परिमाप माने क्या होता है कि एक चक्कर में वो कितना चलेगा, 40। एक चक्कर में कितना चलेगा, ये देखिए 40 चला। तो अब हम कह सकते हैं एक चक्कर में लगाया समय कितना, 40 सेकंड, और उसमें दूरी कितनी चली, 40। तो यानी हम कह सकते हैं कि एक सेकंड में कितना चलता होगा, 1 मीटर चलता होगा। ये बात आपके दिमाग में पड़ी रहनी चाहिए। अब कुल टाइम उसने कितना दिया था, 2 मिनट 20 सेकंड, और 2 मिनट 20 सेकंड में आपने टोटल कितना निकाला समय, 2 मिनट 20 सेकंड में समय कितना हुआ, कितना, 140 सेकंड। यही तो हुए 2 मिनट 20 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना चलता था, 1 मीटर। तो 140 सेकंड में कितना चलेगा, आप बताइए, 140 मीटर, इतना ही तो चलेगा। 140 सेकंड में कितना चलेगा, 140 मीटर। अब 140 मिनट में चक्कर निकालने थे हम लोगों ने, तो हमने देखे 140 मिनट में कितने चक्कर निकल के आए थे, कितने चक्कर निकले थे, 140 को 40 से भाग कर दिया था तो चक्कर आए थे 3.5 चक्कर आए थे। अब आपने पढ़ा था कभी भी एक चक्कर हो, यानी पूरे चक्कर जितने लगे, 1 चक्कर 2 चक्कर, इन 3 चक्कर का जो विस्थापन होता है वो कितना होता है, 0 होगा। हमेशा कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि चक्कर लगाते टाइम जब ही तो एक चक्कर पूरा होगा जब कोई चीज अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाएगी। यहाँ पे चली और यहीं पे आ गई तो एक चक्कर में 0 हो गया, ऐसे ही 2 चक्कर में भी 0 हो गया, ऐसे ही 3 चक्कर में भी 0 हो गया। लेकिन ये जो आधा चक्कर है, आधा कहाँ होगा, यहीं पर तो पूरा होगा। तो ये वाला कर्ण मान लिया था, और ये वाला लंब, और ये वाला आधार। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब यहाँ पर 10 का वर्ग और आधार भी कितना है, 10 का वर्ग। तो जैसे ही ये सॉल्व, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इस पे अंडर रूट चढ़ा देंगे, तो देखिए अगली लाइन में अंडर रूट में ये 10 का वर्ग 100 और ये भी 10 का वर्ग 100। इसको हल करने पे ये आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, चाल और वेग में अंतर बताना है। बहुत आसान सा है। चाल की पहला पॉइंट आप क्या लिख देंगे, चाल की परिभाषा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। जबकि वेग क्या होता है, विस्थापन परिवर्तन की दर। ठीक है, क्या, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में उसके विस्थापन को ही उसका वेग कहते हैं। एकांक समय में, एक निश्चित समय में जितना उसका विस्थापन होगा वही उसका क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। ठीक है, बाकी दोनों का सूत्र लिख देंगे, क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय, और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। देखिए दूसरा पॉइंट क्या मिलता है, दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था। अब देखिए सदिश की बात करते हैं तो सदिश में 2 चीजें होती हैं। एक क्या होता है, परिमाण होगा, और दूसरा क्या होगा, दिशा होगी। दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। और अदिश में क्या होता था, केवल परिमाण होता था। अदिश में क्या होगा, केवल परिमाण। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। तो जो चाल है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि उसमें कहीं भी आप गोला गोला घूमते रहें उस सब चीजों को जोड़ लेती है, उसमें दिशा का कोई मतलब नहीं। जबकि जो वेग है वो एक सदिश राशि है। इसीलिए देखिए जब कहीं आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु गए और लौट के चले आए तो अपना साइन बदल लेती है, उसी बिंदु पे आ जाने पे कितना हो जाती, 0 हो जाती। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। देखिए अगला पॉइंट, चाल का मान सदैव धनात्मक होता है जबकि इसका मान ऋणात्मक
धनात्मक या फिर शून्य भी हो जाएगा। वेग विस्थापन की तरह ही है, क्योंकि ये विस्थापन पर निर्भर कर रहा है, तो ये 0 भी हो जाएगी, निगेटिव भी रहेगी और पॉजिटिव भी हो जाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है। और जबकि चाल जो होती है वो किस पे, दूरी पे निर्भर करती है, और दूरी सदैव क्या हो सकती है, धनात्मक होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चाल कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। तो इसको बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे कि वो कौन सी परिस्थितियां होंगी जब औसत वेग औसत चाल के बराबर होगा। तो अब देखिए, जो हमने वेग पढ़ा है वो वेग बराबर क्या पढ़ा है, विस्थापन और बटे में क्या पढ़ा है, समय। यही तो पढ़ा है। और जबकि चाल बराबर क्या पढ़ा है हमने, चाल बराबर पढ़ा है क्या, दूरी और बटे में समय। अब देखिए ध्यान से, दोनों का आंसर ये पूछ रहा है कब बराबर हो, किस दशा में दोनों लोग बराबर होंगे। तो अगर दोनों में समय बराबर हो और साथ साथ क्या, विस्थापन और दूरी बराबर हो, विस्थापन और दूरी अगर बराबर है तो इनका वेग जो है वो चाल के बराबर आएगा। ये बात समझिएगा, अगर विस्थापन और दूरी बराबर हो जाएं तो इनका जो वेग है वो चाल के बराबर आएगा। अब आपको पता है कि विस्थापन जो होता है वो क्या होता है, 0 भी होता है, माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। और जबकि चाल जो है वो हमेशा प्लस में होती है। तो देखिए, अगर ये दोनों कंडीशन साथ साथ आ जाएं कि वेग भी धनात्मक हो और चाल भी, तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं। तो आपसे एक सवाल पूछते हैं, जैसे अगर कोई वस्तु बिंदु A से एक सीधी रेखा में चलते हुए बिंदु B तक पहुंची और यहां से दूरी 2 किलोमीटर है, तो इसका बताइए विस्थापन कितना होगा। बोलिए, विस्थापन कितना होगा, विस्थापन भी 2 किलोमीटर होगा। और हम पूछें इसका वेग, वो दूरी कितनी होगी, तो दूरी भी आप कहेंगे 2 ही किलोमीटर होगी। यानी जब वस्तु एक सरल रेखा में, एकदम सीधी रेखा में गति करती है तो उसका जो विस्थापन है और दूरी है बराबर बराबर होती हैं। अगर विस्थापन और दूरी बराबर होंगी तो उनके वेग और चाल भी बराबर होंगी। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो देखिए, जो औसत वेग का परिमाण है औसत चाल के बराबर तभी होगा जब वस्तु एक सीधी रेखा में एक ही दिशा में गति कर रही हो। ठीक है, बस यही आंसर है। जब एक सीधी रेखा में गति करती हैं तो इनकी जो विस्थापन होता है और दूरी इस कंडीशन में एक बराबर बराबर आती हैं, तो इनका जो वेग है और चाल है ये दोनों भी बराबर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको देखिए। किस अवस्था में, ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है, किसी गाड़ी का ओडोमीटर। ओडोमीटर जानते हैं आपने, मोटरसाइकिल में देखा होगा, एक ऐसा मीटर लगा होता है जिसमें कुछ डिजिट लिखी रहती हैं, ठीक है, किलोमीटर में। तो आप जब घर से बाइक ले जाते हैं और उसके बाद खड़ी करके आते हैं तो इनमें देखिए कुछ बदलाव होता है। अगर इनमें विस्थापन मापा जाता होता तो घर से आपने निकाली थी, घूम के फिर घर पे आ गए तो विस्थापन हमेशा 0 ही हो जाता, लेकिन विस्थापन नहीं होता है, इसमें कुछ ना कुछ गिनती हमेशा बदल जाती है। तो बदल जाना किसमें होता है, दूरी में, क्योंकि दूरी कभी भी शून्य नहीं होती। तो जो गाड़ी का ओडोमीटर होता है वो तय की गई दूरी को बताता है। आपसे याद रखेंगे, गाड़ी में जो मीटर लगा होता है उसको क्या कहते हैं, ओडोमीटर। और ओडोमीटर बताता क्या है, तय की गई दूरी को बताता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब वस्तु एक समान गति कर रही हो, ये पहले हम समझेंगे एक समान गति क्या होती है, उसके आगे पढ़ेंगे, तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है। एक समान गति देखिए क्या होती है। देखिए, गति में 2 चीजें होती हैं, एक होता है दूरी और दूसरा होता है समय। ठीक,
दूरी और समय, यही दो चीजें होती हैं गति में। अब देखिए, जब बराबर समय में, मान लिया आपने 5 सेकंड लिया, ठीक है, 5 सेकंड में आप 10 मीटर चले एक बार, फिर से आपने कितना समय लिया, 5 सेकंड, और फिर से आप चले 10 मीटर। तो यानी क्या हो रहा है, बराबर समय में हर बार, देखिए बराबर समय में बराबर दूरी तय की जा रही है। हर बार बराबर समय में बराबर दूरी तय की जा रही है। तो ऐसी गति को क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। ठीक है, जब एक समान गति होती है तो इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है, तो आइए आपको उसको मार्ग भी दिखा देते हैं। एक समान गति समझ में आई, जब बराबर समय में बराबर दूरी तय करे, जैसे 5 सेकंड में 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में फिर 10 मीटर, और फिर अगले 5 सेकंड में 10 मीटर, तो इस तरह की गति को हम लोग क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है, एक समान गति का मार्ग, जब कोई चीज, जैसे आप मोटरसाइकिल एकदम एक समान स्पीड से चलाते जाएं, तो देखिए इसका मार्ग कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल एक सीधी रेखा में चलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, एक समान गति। ठीक, चलिए एक समान गति का ग्राफ आपको दिखाएं। चलिए देखिए, अगर हम बात करें, यहां पे इस लाइन में हम चाल लिखें और यहां पर हम क्या लिखें, समय लिखें। ठीक, तो अब देखिए, जैसे अगर हम एक सीधी लाइन खींच देते हैं, तो आप देखिए यहां मान लिया 1 सेकंड हुआ, यहां पे 2 सेकंड हुए, यहां पे 3 सेकंड हुए, और ये जो चाल है उसकी चाल कितनी मान ली, 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो आपने 1 सेकंड में देखा कितना चला, 10 मीटर, अगले सेकंड में भी देखा कितना चला, देखिए इस लाइन में कोई बदलाव नहीं हो रहा, तो यानी इसकी चाल क्या है, एकदम फिक्स है। और अगर चाल फिक्स है तो इसका मार्ग देखिए आपको कैसा दिखाई पड़ रहा है, ये कैसी लाइन दिखाई पड़ रही है, बिल्कुल एक सरल रेखा। ठीक है, तो जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका मार्ग एक सरल रेखा होता है। और एक समान गति क्या होती है, हर बार देखिए यहाँ टाइम का गैप जो है वो 1 ही सेकंड है, 1 सेकंड है, तो देखिए 1 सेकंड में देखिए हर बार उसने उतनी ही चाल चली है। ठीक है, चाल में उसकी कोई बदलाव नहीं हो रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। ये चलिए, एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष से निकला एक सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में 5 मिनट लगते हैं। ठीक है, पृथ्वी तक आने में कितने मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उसकी दूरी कितनी होगी, तो एक बात बताइए, उसने समय दिया है, कितना दिया है, समय जो दिया है वो 5 मिनट दिए हैं, तो 5 मिनट को आप किस में बदलेंगे, सेकंड में, तो कितना आएगा, 60 गुणा 5, यानी कितने आ गए, 300 सेकंड होंगे। ये बात समझ में आई, हमेशा सेकंड में ही सवाल लगाएंगे। ठीक है, समय कितना मिल गया, सेकंड। अब देखिए, जो ये चाल दी है, प्रकाश की चाल पता है, चाल ये दे रखी, तो हमने सूत्र पढ़ा है, चाल बराबर क्या पढ़ा है, दूरी बटे में समय। ठीक है, यही पढ़ा। तो अब देखिए चाल जो है, चाल की जगह यहां लिख रहे हैं कितनी दी है, 3 गुणे 10 की घात 8 बराबर दूरी जो है वो हमको निकालनी है, बटे में समय कितना दिया है, 300। तो अब क्या होगा, इसकी इससे गुणा होगी, तो गुणा करने पे देखिए कितना आएगा, 3 का 3 में गुणा करेंगे कितना लिखेंगे, यहां लिख रहे हैं 9 आएगा। और ये देखिए 10 की घात 8 है, और जो ये 100 लिखे होते हैं, 300 है ना, 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की घात 2। तो देखिए घात का घात से जब गुणा होता है तो 8 ये हैं और 2 ये हैं, ये जुड़ जाते हैं, तो आंसर कितना आएगा, 10 की घात कितना, 8 और 2 मिला के 10 हो जाएंगे, इतने मीटर की दूरी पर होगा। ठीक है, तो ये बात आपको उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं एक बार, यहाँ पे ये आपको चाल दी है, तो जो समय दिया है 5 मिनट, यानी 5 मिनट में कितने सेकंड, 300 सेकंड। तो सबसे बढ़िया यही तरीका है, चाल कितनी दी है,
3 गुणे 10 की घात 8, ये चाल बराबर क्या लिखा, दूरी और बटे में समय कितना 300 सेकंड। तो देखिए 300 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की घात 2। अब आपको क्या करना है, तिरछा गुणा करना है। तो देखिए जब 3 का 3 से गुणा होगा तो आएगा 9, और घात में गुणा होता तो घातें जुड़ जाती, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ये पार्ट 1 था, जिसको आपने पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।